तर्कशील टीवी में आपका स्वागत है। मैं राम कुमार पटियाला से। आज मेरे साथ हैं साइंस फॉर सोसाइटी उत्तराखंड से गिरीश जी। उनसे कुछ बात करेंगे। मैं उनके पास गया था, ट्रेनिंग कैंप लगाया था जब वो साइंस फॉर सोसाइटी का गठन किया उन्होंने। उसके बाद इनके बारे में काफ़ी सुना, इनके पास ही रहे थे हम इनके घर में। इनकी बेटी थी, उसने बताया था कि मेरे को कम से कम 20 साल का तो याद है कि हमारे घर में हमने कभी अकेले खाना नहीं खाया। 20 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति हमारे घर में ना ठहरा हो। सुबह हमने अकेला ब्रेकफास्ट किया, लंच किया हो या डिनर किया हो। हर रोज़ाना कोई ना कोई मेहमान जहाँ एक्टिविस्ट है जरा, वो हमारे घर में आता रहता। जो भी संगठन के लोग हैं आते हैं, मेरे पास ही ठहरते हैं। लेकिन इनसे एक दो प्रश्न करेंगे जो बाद में, क्योंकि जब मैं इनके पास गया था, इनका मेरे पास फ़ोन जो फीड है उसमें गिरीश आर्या जी लिखते थे। वो अब नहीं लिखते, वो इनसे पूछेंगे। आपका गिरीश जी स्वागत है तर्कशील टीवी में। तो ये बताएं, जब हम गए थे आपके पास, आपने अपना नाम गिरीश आर्या जी बताया था। वैसे तो हम तर्कशील सोसाइटी के भी जो जितने लोग हैं आपने देखा है, कल से देख रहे हैं, किसी के नाम के आगे जो सब कास्ट है वो नहीं लगाते। उसका लगाने का मतलब हम समझते हैं ये होता है कि मैं अपर क्लास का, ऊंची जात का हूँ। मैं वो नहीं है जिसको मजदूर जो हैं, जो मेहनत करते हैं, जिसको हम नीच बोलते हैं, कि मैं वो नहीं हूँ। मैं तो, मेरी तो ऊंची जात है। ऐसे ही आपने आर्या शब्द अपने नाम से क्यों हटा दिया? मैंने अपने नाम से आर्या शब्द इसलिए हटाया कि आर्या जो है वो जाति का बोध होता है। और जाति के बोध के कारण क्योंकि जो समाज में हम जाते हैं, माना कि हम कमरा ढूंढने के लिए जाते हैं, और कमरा ढूंढने के बाद जब जिस मकान मालिक से हम कमरे की बात करते हैं, तो मकान मालिक हमसे ये कहता है कि आपकी जाति क्या है। और जाति का जब उसको पता चलता है तो वो किराया का मकान देने के लिए मना कर देता है। तो एक तो इस ढंग से जो नाम के आगे जो टाइटल है, वो टाइटल जो है जाति को स्पष्ट करता है कि ये दलित जाति के आगे, कुमाऊं के अंदर दलित जाति के जो लोग हैं वो आर्या लगाते हैं। और जबकि दूसरे प्रांतों में आर्या शब्द जो है वो ऊंची जाति का जो है संकेत देता है। तो ये जो विरोधाभास था, खासकर उत्तराखंड के अंदर, कि जो आर्या हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं या दलित जाति के लोग हैं, तो दलित जाति का जैसे ही लोगों को पता चलता है तो लोग किराए का कमरा नहीं देते हैं। या अभी एक और छोटी सी बात मेरे घर के अंदर हुई कि मेरा 4 साल का लड़की का बेटा है, जिसको हम नाती कहते हैं। जब वो गांव गया तो उस गांव के अंदर उसके लिए दूध की व्यवस्था करनी थी। तो दूध जो है उस के लिए दूध उपलब्ध नहीं हो पाया, क्योंकि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो छोटी जाति के लोगों को अपनी गाय का दूध नहीं देते। अगर वो गाय का दूध देंगे तो गाय का दूध जो है वो उनकी गाय के थन से खून निकलने लग जाएगा। तो इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं, और मान्यताओं के कारण दूध नहीं उपलब्ध होने के कारण मेरे छोटे से नाती को, जो 4 साल का है, उसको 2 दिन के अंदर ही गांव से शहर की ओर आना पड़ा। तो ये सारी जो विषमताएं हैं, तो उन विषमताओं के कारण मैंने सोचा कि हमको अपने नाम के आगे का जो टाइटल है आर्या, उसको हटा देना चाहिए। और ये जब हम समानता की बात करते हैं, हम बराबरी की बात करते हैं, या हम भाईचारे की बात करते हैं, और हम एक नया समाज बनाने की बात करते हैं, तो ये जो जाति सूचक टाइटल हैं इनको हमें हटाना पड़ेगा। और तभी जाके एक बराबरी वाला समाज,
एक भाईचारा वाला समाज हम लोग बना सकते हैं। इसीलिए मैंने अपनी जाति के आगे से आर्य शब्द हटाया। मैंने अपना लीगल नेम, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, या जो भी दस्तावेज हैं उनमें से आर्य शब्द को हटा दिया। जो आपका संगठन है साइंस पास सोसाइटी, वो धर्म को कैसे मानता है, क्या धर्म के बारे में क्या ख्याल है? जी कि धर्म तो लोगों का वैसे निजी मामला है, और हम ये चाहते हैं कि जो धार्मिक प्रवृत्तियां हैं और धार्मिक प्रवृत्तियों के अंदर जो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, तो उसको ना माना जाए, क्योंकि धर्म वैसे निजी मामला है। हम लेकिन धर्म एक ऐसी चीज़ है कि लोग जो धार्मिक प्रवृत्तियां हैं वो मानते हैं, तो उसके कारण समानता वाला समाज नहीं बन पाता है, क्योंकि धर्म के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर जो ये मानता हूँ कि धर्म लोगों का निजी मामला है, और निजी मामले में वैसे हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मैं किसी भी प्रकार के धर्म की कोई भी चीज़ों को नहीं मानता। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग से केस आते हैं, आपके वहाँ मैंने सुना है उत्तराखंड में जागरी होती है, वो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, उसमें कैसे होता है? जागरी एक सांस्कृतिक पहलू है, और हमारे कुमाऊनी समाज में जागरी बहुत प्राचीन एक सांस्कृतिक परंपरा है। और जब न्यायालय नहीं होते थे, न्याय व्यवस्था इस प्रकार की नहीं थी, तो जागरी के अंदर जो परिवारों के अंदर दुख तकलीफ हैं, या परिवारों के अंदर बंटवारे का सवाल है, ज़मीन के बंटवारे का सवाल है, या दो भाई जब साथ नहीं रह सकते थे तो वो अलग अलग रहना चाहते थे, तो घर के अंदर जो बंटवारा होता था, ज़मीन का बंटवारा, जेवर का बंटवारा, कपड़ों का बंटवारा, और उसके कारण जो परिवारों के अंदर जो वैमनस्य होता था, उस वैमनस्य को सुलझाने के लिए जागर प्रथा का जो है प्रचलन है। और जागर प्रथा में खासकर प्रत्येक परिवार के अंदर कुछ देवता होते हैं, और वो जो देवता होते हैं वो नाचते हैं। नाचने के बाद वो उस पहलू को भी ले आते हैं जो घर के अंदर झगड़े के पहलू है, और देवता मूल रूप से उस झगड़े को सुलझाने की काम करता है। और ये जो परंपरा है, और उस परंपरा का जब हम उसको सुनते हैं, तो उसमें बहुत सारे हमको अपना इतिहास भी उन परंपराओं में दिखाई देता है। तो जो जागरी है वो, मैं तो उसे जागरी में जाता नहीं, और जाता भी हूँ तो मैं कम से कम जो देवता होता है उसके आगे नहीं जाता। और क्योंकि जो इस प्रकार की जो परंपराएं हैं जो हमारे को आज आगे बढ़ने की जगह पीछे को ले जाती हैं, और उन परंपराओं को हमें नहीं मानना चाहिए। एक और जो आपके परंपरा है पंजाब में कम है, जब किसी औरत को, लेडी को मंथली आती है, पीरियड आते हैं, तो आपके काफी परहेज किया जाता है, उसको किचन में नहीं जाने देते थे, ये कैसा है? मेरी माँ हमको बताती थी, और हमने देखा भी खुद, कि जब जो मेंसेस होता है या मंथली होती है, मासिक धर्म होता है, उस धर्म के कारण जो महिलाएं हैं उनको गोठ एक जगह होती थी। खासकर पूरे कुमाऊं में जो मकानों का जो ढांचा है, उसमें एक नीचे का पोर्शन होता है, उसे गोठ बोलते हैं, और उसके ऊपर एक दुमंजला टाइप होता है, उसमें सभी लोग रहते हैं। तो जो इस प्रकार की महिलाएं होती थी, जो मासिक धर्म जब होता था तो उनको नीचे गोठ में रखते थे, और गोठ में रखने के लिए उनको खाना भी अलग से थाली में देते थे, और उनको 4 दिन जो है उस गोठ में रहना पड़ता था, और वो किसी पानी को नहीं छू सकते थे, और उनके लिए खाना मतलब बिल्कुल एकदम अछूत जैसा, जैसे जो अछूत शब्द है, उस महिला को भी उस परिवार के जो पुरुष हैं वो अछूत मानते हैं, और उससे 4 दिन तक उसको टच नहीं करते हैं, और ना वो किसी को टच कर सकती है। तो इस प्रकार का जो प्रचलन था, मेरे पिताजी ने खासकर उसको तोड़ा, और हमारे पिताजी इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन हमारे दादाजी के ज़माने तक ये प्रचलन था, और आज तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ये तो एक स्वाभाविक क्रिया है, और स्वाभाविक क्रिया में सिर्फ हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि जो साफ़ सफाई है वो साफ़ सफाई रहनी चाहिए, हाइजीन होना चाहिए पूरा परिवार। और इस ढंग से ये पूरे कुमाऊं के अंदर आज भी अपर हिमालय में जितने भी घर हैं वहाँ ये प्रथा आज भी लागू है कि गोठ में महिलाओं को रखते हैं। एक और सवाल, जैसे जाति प्रथा है वो समाज का बहुत पीछे ले जाती है। आपके संगठन में जाति को खत्म करने के लिए, जैसे अंतरजातीय इंटरकास्ट मैरिज जो अंतरजातीय विवाह है वो उत्साहित करते हो उनको, या आपके जो लोग हैं वो ऐसा एग्जाम्पल है कि कितने लोग की मैरिज है जो अब हो रही है वो इंटरकास्ट हो रही है? देखिए, जहाँ तक शादी का सवाल है उसमें कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, और हमारे संगठन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मनपसंद शादियाँ की हैं और अपना प्रेम विवाह किया है। लेकिन जो समाज का ट्रेडिशन है, अगर हम 10 शादियों को उठाएं तो 10 शादियों में से आज 6 या 7 शादियाँ, 8 शादियाँ वो तो उनके जो मदर फादर हैं वो वही तय करते हैं कि बच्चे की शादी किस गोत्र में हो, किस जाति में हो, या जाति में भी खासकर वो उसी जाति में माँ बाप ही तय करते हैं। तो ये जो है अभी ये टूटा नहीं है। जो भारत के अंदर जो जाति, या हमारे खासकर रामनगर, नैनीताल या कुमाऊं के अंदर ज़्यादातर शादियाँ जो है वो अपनी ही जातियों में हो रही हैं। ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं, लेकिन साइंस फॉर सोसाइटी यूनाइटेड रामनगर इस बात को के लिए पहलकदमी लेती है कि इंटरकास्ट मैरिज हो, लोग मनपसंद से शादियाँ करें, और ऐसा है और ऐसा हम लोग प्रमोट भी करते हैं। और अपने संगठन में जो नौजवान लोग हैं, खासकर जैसे मैंने अपनी दोनों बेटियों की शादी की तो हमने बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई भी ब्राह्मणी जो है कल्चर के आधार पर शादी नहीं की। हमने जो है खासकर एक मेरी अपनी दोनों बेटियों की शादी हमने उनकी पसंद के आधार पर की, और एक मंच बनाया और उस मंच पे 2 बड़ी मालाएं लेके जो है दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को माला पहनाई, और किसी प्रकार का हमने कोई भी पंडित नहीं बुलाया, किसी प्रकार का मंत्रोच्चार नहीं हुआ, किसी प्रकार के 7 फेरे नहीं हुए, और हमने इस चीज़ को तोड़ा है अपने जीवन में भी और संगठन के अंदर। इंटरकास्ट मैरिज भी करते हो और धार्मिक रस्म भी उसमें नहीं होती ना? बिल्कुल दहेज प्रथा ली। मैंने अपनी लड़कियों की शादी में एक भी तोला या एक भी सिंगल किसी प्रकार का कोई भी सोने का आइटम ना दिया, और ना किसी प्रकार का कोई दहेज दिया। और ये इसके लिए हम लोगों ने अपने दोस्तों को और अपने मित्रों को, अपने जो हमारे परिवार के दोनों पक्ष थे, लड़का लड़की के जो रिलेटिव थे, उनको बुलाया, 200-250 लोगों को अच्छी सी दावत की और शादी हो गई। आपके पहाड़ों में खासकर अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है पंजाब के मुकाबले में, तो आप इसका कारण क्या मानते हो? इसका कारण जो हमारे पहाड़ में अंधविश्वास है उसका तो अगर देखा जाए जब हम उसकी जड़ों में जाते हैं तो पूरा कुमाऊनी समाज, और ख़ासकर वो क्योंकि धार्मिक है, और धार्मिक जो रीति रिवाज हैं या जो जाति व्यवस्था है, ये दोनों ही कारण ऐसे हैं जिससे अंधविश्वास जो वहाँ बना हुआ है। और धार्मिक रीति रिवाज या जो जाति का जो बंधन है, और बहुत सारे जो साहित्यिक स्रोत हैं उसके अंदर अंधविश्वास मौजूद है। और हमको उन जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोतों के अंदर दोनों प्रकार की अच्छाई भी और उसके जो है जो ऐसी परंपराएं हैं जो जाति को मजबूत करती हैं या अंधविश्वास को मजबूत करती हैं, तो उनको हमें छोड़ना पड़ेगा या उनके तोड़ने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। अंधविश्वास खत्म करने के लिए या तोड़ने के लिए आप क्या क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या क्या गतिविधि करते हैं? अंधविश्वास को तोड़ने के लिए हम 2 स्तर पे, एक तो अपने परिवार के स्तर पे और अपनी सोसाइटी के स्तर पे या अपनी बिरादरी के स्तर पे, जहाँ भी हम लोगों को ये समझाते हैं कि जो है लोगों को तर्कशील होना चाहिए,
लोगों को किसी न किसी प्रकार का लॉजिक होना चाहिए और वो ये प्रयास करें कि जब कोई सतह पर कोई भी चीज़ आ रही है तो उसके कुछ ना कुछ कारण हो। ये इस बात को हम लोगों के बीच में ले जाते हैं और उन कारणों को आप तलाश करिए और उन कारणों को जैसे ही आप तलाश करेंगे तो तैसे ही आपको जो है वो चीज़ें पता चल जाएंगी कि किसी न किसी घटना के पीछे जो कारण है उन कारणों को हम तलाश करेंगे तो वहाँ से ही हम विज्ञान को पैदा कर सकते हैं और अंधविश्वास को दूर कर सकते हैं। तो परिवार के स्तर पे और बिरादरी के स्तर पे और सोसाइटी के स्तर पे हम इस काम को करते हैं, जिसमें हम बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं। कीजिए, आप बात कीजिए। तो इस प्रकार का जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास तो बहुत सारी चीज़ें हैं और अंधविश्वास हमको अपने घर के अंदर भी मिलता है, हमें अपने पिताजी के अंदर मिलता है, अपनी माँ के अंदर मिलता है, हमारे जो ऐसे लोग हैं जो साइंस पढ़े हुए लोग हैं उनके अंदर भी मिल जाता है। और लेकिन निरंतर उनके संग विचार विमर्श होता है और निरंतर उनके संग बहसें होती हैं और फिर हम अपने पक्ष को रखते हैं और वो अपने पक्ष से पीछे हटते हैं। ऐसा हम लोग करते हैं कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण है और जो कारण है वो किसी न किसी चीज़ को प्रभावित करते हैं और जो उसका प्रभाव है वो अंधविश्वास का भी होता है। और जब वो अंधविश्वास का होता है तो हम लोगों से सिर्फ इतना कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे ही मत मानिए और कि आपने सुना और आपने मान लिया। आप सिर्फ इस चीज़ को रखें कि आप जो कोई भी चीज़ अगर है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है और जैसे ही आप कारणों को तलाशेंगे वहीं से विज्ञान पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार का जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो हम लोगों को देने की कोशिश करते हैं। आखिरी सवाल, जैसे हमारे संविधान की धारा 51A अनुसार हर शहरी का फर्ज बनता है कि वो वैज्ञानिक सोच का प्रचार और प्रसार करे। जो अंधविश्वास दूर करने के लिए जो सरकार है वो प्रयास करती है या रुकावट डालती है, उसका क्या रोल है? जहाँ तक जो 51AH है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज करती है या उसका क्रिएशन का जो सवाल है वो तो हमको संविधान ही ये इजाज़त देता है, हमारे मूल कर्तव्यों में वो शामिल है और उसी को लेके हम लोग लोगों के बीच में जाते हैं और ये बात लोगों के बीच में स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी घटना हो रही है तो उस घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण है और हम अपनी दृष्टि को उन कारणों तक ले जाएं और कारणों को ले जाने के पीछे उन कारणों की तलाश करें और जैसे ही हम कारण तलाशेंगे तो अंधविश्वास अपने आप ही दूर हो जाएगा, क्योंकि कारण जो है वो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का जो दृष्टि है वो प्रदान करता है और तब ताकि उन कारणों से जो प्रभाव होता है उन प्रभावों को हम देख सकते हैं। धन्यवाद गिरीश जी। ये थे साइंस फॉर सोसाइटी के गिरीश आर्य। और मेरे से भूल होगी, आर्य उन्होंने काट दिया, ये है गिरीश आर्य जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।